हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट पे। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम देखेंगे टेस्ट सीरीज जो आपको मेरे वहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो करवाई जा रही हैं। कंप्लीट टेस्ट पेपर हैं सारे यूकेपीएससी के, पेपर 1 टू पेपर 7। पेपर 7 स्पेशली उसमें आपको कहीं पे मैथ्स के क्वेश्चन में कहीं पे जिसको दिक्कत हो रही है उन्हें उसके मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पे देखी जा रही है और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है इसके रिगार्डिंग। तो आज जो लेक्चर मैं बना रही हूँ ये जो मॉडल पेपर है माई टेस्ट सीरीज़ का उसके रिगार्डिंग है। तो जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ बनाई गई है, आज का जो मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड आईआर से है, सोशल जस्टिस। तो इसका देखेंगे हम 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर कंप्लीट एज ए यूकेपीएससी में जो आपका आता है उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ में 1 साल का जो भी करंट अफेयर है वो सभी इसमें डाला गया है। करंट अफेयर स्पेशली फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड प्लस आपका स्टैटिक जीके को जो ओवरलैप करता है वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे रखी गई हैं। सेम शेड्यूल आपका सारे ही टेस्ट पेपर्स में डाला गया है। तो आपने देखा होगा लेक्चर्स भी मेरे वहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आपको एवरी सब्जेक्ट। और मेन फोकस है आपका आपके, क्योंकि कमेंट्स के लिए मैथ्स के में आते हैं, डाउट्स के लिए उसमें ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, तो उसके भी काफ़ी लेक्चर्स मेरे वहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आज का हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। हमारा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूकेपीएससी का एक पैटर्न है वो हमारा पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक आता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि 200 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का हमारा ओवरऑल पेपर होता है और डिवाइड होता है आपका 4 सेक्शंस में। ठीक है, पार्ट 1 हमारा 30 मार्क्स का हो गया। तो सबसे पहले पार्ट 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट 1 में हमारा क्या होता है, ये जो पार्ट 1 है यूकेपीएससी का मेंस का पेपर का, इसका फर्स्ट जो पार्ट है और सेकंड जो पार्ट है बोथ आर द कंपलसरी। ओके, बोथ कंपलसरी। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है दोनों ही लैंग्वेज में है, बायलैंग्वेज है, तो मीडियम का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम देख लेते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैं एक सजेशन आपको दूंगी, कई लोग अपनी आंसर कॉपीज भेजते हैं तो वो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन छोड़ दिया या 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो कभी भी आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कोशिश करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए कि कुछ आप लिख सके वहां पे। अगर एटलीस्ट यू हैव ट्राई टू राइट। ओके, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका 4 मार्क्स या 2 मार्क्स जितने का भी आपका क्वेश्चन है वो छूट जा रहा है। बट इफ यू राइट एनीथिंग, ओके, एनीथिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के उसमें डाल दिया। एनीथिंग से मतलब ये है कि कुछ तो आपको नॉलेज होगी ही अगर आप मीन्स के एस्पिरेंट हैं तो। ओके, यू क्लियर्ड योर प्री एंड गोइंग टू रिटर्न द मेंस। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काबिलियत तो आपके अंदर होगी कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तो कुछ भी बिना स्किप किए हुए आप, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है उसके संबंध में तो कुछ लिख दिए। 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 1 नंबर तो मिलेगा आपको, कुछ तो मिलेगा ना, 0 तो नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0 मिलना है उसमें। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और 1-1 मार्क्स जो होता है यहाँ पे मेंस की फाइट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1-1 जो नंबर आपको अभी छोटा लगेगा वहां पे आपको डिसाइड करवाता है कि आप जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू, इसीलिए आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है कि जैसे आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, जैसे आप एक ट्राई करते हैं, आप अपनी एक हैबिट बनाते हैं, आप एक फ्लो लाते हैं अपने अंदर, एक कंटिन्यूटी आते हैं, आपका जो आंसर होता है from when you written your first test paper, और आफ्टर आप जब देखेंगे कि आप जब कंप्लीट कर देते हैं तो आप अपना एक बार कॉपी देखेंगे कि फर्स्ट वाली जो कॉपी आपने लिखी थी फर्स्ट डे में एंड द लास्ट डे, ठीक है, जो लास्ट डे में आपने अपनी कॉपी लिखी है तो कितने चेंजेस आपके अंदर आए हैं। वो चेंजेस ही आपका डिसाइड करवाते हैं कि आप मेंस की फाइट में हैं या नहीं है। ओके, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए क्वेश्चंस जो रखे गए हैं वो आपको बताए जाएंगे, साथ ही साथ आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें वहां पे डालनी है, उस सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारत की संचित निधि से आया है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 267 में। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत की संचित निधि के विषय में पूछा गया है। कुछ और ना लिखते हुए आपको डिस्क्राइब कर देना है कि जो भारत की हमारी संचित निधि है संविधान के आर्टिकल 266(1) में मेंशन्ड है। और ये जो हमारे यहाँ पे संविधान में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, ओके, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह हो गए, मुख्य न्यायाधीश, तो इन सभी के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, वो हमारी किस में होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में
भारित होते हैं ये सारे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लिखनी है, 2 मार्क्स का है, इसलिए इतना यहाँ पे इनफ है। सेकंड देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 61 में हमारा क्या है, आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है कि महाभियोग, महाभियोग वो भी किसका, राष्ट्रपति का, भारत का पहला नागरिक यानी कि राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग हमारा किसी भी सदन से लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि सदन हमारे क्या है, एक हमारा राज्यसभा हो गया, दूसरा हमारा लोकसभा हो गया, ये दोनों ही सदन हमारे ला सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, एंड वो हमारा आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल क्या है, प्रश्नकाल हमारा जो एक संसद की प्रोसीजर होती है, ओके, तो संसद का जो पहला घंटा वो कहते हैं क्वेश्चन आवर, और एंड यू कैन से फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर जो होता है हमारा संसद का, वो होता है 11 to 12। तो 11 से लेके 11 से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है वो किसका होता है, प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल के जो ठीक बाद का समय होता है यानी कि 12 से 1 का, वो हमारा क्या होता है, 0 आवर होता है, यानी कि शून्यकाल, ओके। और यहाँ पे प्रश्नकाल जो होता है, प्रश्नकाल में आपसे 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न और दूसरे होते हैं आपके अतारांकित प्रश्न। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, और आपका 11 से 12 का जो समय होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। अगला देखिए, गुट निरपेक्षता के विषय में है। गुट निरपेक्षता मतलब नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है हमारा नाम, ये कब आता है, ये हम सभी जानते हैं 1961 में आता है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा ये चीज गुट निरपेक्षता यहाँ पे लाई जाती है। क्यों लाई जाती है, क्योंकि उस समय जो हम देखते हैं कि जो हमारी 2 विश्व की शक्तियां होती है, सोवियत संघ और हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका, तो कुछ राष्ट्र इसमें जाते हैं, कुछ इसमें जाते हैं। तो भारत क्या करता है कि भारत इन दोनों ही गुटों से अपना अलग खुद को बताता है और वो गुट निरपेक्ष खुद को कहता है। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर देखिए, आर्टिकल 32 पूछा गया है। आर्टिकल 32 क्या है, समझाइए। अब आर्टिकल 32 क्या है, मौलिक अधिकारों के लिए है एक आर्टिकल, और ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें स्पेशली इसमें जो आर्टिकल 32 है, इसमें हमारी 5 तरीके की रेट लगाई जाती है। ये किसके लिए है, भारत में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उन सभी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अगर अधिकारों का कहीं हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप दायर कर सकते हैं रिट याचिका। सबसे पहले देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद इसमें है परमादेश। थर्ड है हमारा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और नेक्स्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। तो ये क्या है, आर्टिकल 32 के तहत रेट है हमारी 5 तरीके की। इससे ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। भारत का 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जानते हैं हम, प्री में भी, लोअर पीसीएस के प्री में पूछा गया था। 127वां संविधान जो संशोधन विधेयक है ये, ठीक है। विधेयक क्या है, विधेयक अलग होते हैं, संविधान संशोधन अलग हो जाता है। अधिनियम, अधिनियम वो बन जाता है। विधेयक ऐसे होते हैं कि अगर कोई विधेयक आया है तो वो पारित होता भी है और कभी कभी पारित नहीं भी होता है। तो संशोधन के विधेयक तो आप देख रहे होंगे कि 127 तक पहुंच गए हैं हमारे, लेकिन अभी जो अधिनियम बने हैं वो हमारा जितने हैं 104 है या 105 है, इस तरीके से हैं। तो ये जो हमारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये संबंधित है किससे, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये क्या है, राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि ओबीसी से संबंधित सूचियां बनाने का, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां शिखर सम्मेलन। तो 21वां शिखर सम्मेलन के विषय में पूछा गया है। 21वां शिखर सम्मेलन, इसमें थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, एससीओ का है, ओके, एससीओ। तो यहाँ पे देखिए, एससीओ की जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी, एससीओ की शिखर सम्मेलन हमारा, वो क्या था, स्पेशली हमारा एक तो ये तजाकिस्तान में हुई थी इसकी बैठक, ओके, कि तजाकिस्तान दुशांबे में हमारी एससीओ की बैठक हुई थी, 21वीं बैठक थी। और ये जो हमारा यहाँ पे इसकी जो बैठक थी, इसकी बैठक
में जो आतंकवादी विरोधी संरचना है उसके लिए, जैसे जो हमारी अफगानिस्तान में हमने देखा था, उस टाइम अफगानिस्तान का काफी चल रहा था, तालिबान की जो सरकार आई थी, तो उसके संबंध में यहाँ पे काफी चर्चा हुई थी, इसमें तजाकिस्तान में हुई थी। और एससीओ क्या है हमारा, देखिए एक ये अंतर सहकारी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, ठीक है, एक अंतर सरकारी स्थायी सरकारी हमारा संगठन है। और जो एससीओ है हमारा, एससीओ की हमारी जो स्थापना होती है ये 2001 में होती है, तजाकिस्तान में है। इस बार इसकी बैठक हुई थी, जो इसका मुख्यालय है वो बीजिंग में है। और देखिए जब इसकी स्थापना होती है 2001 में, तो इसमें क्या थे, 5 मेंबर्स थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है, भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य हैं और 2017 में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 होते हैं। इस बार की जो बैठक हुई है बहुत खास है वो बैठक, क्यों? क्योंकि इस बार की बैठक में देखिए 2021 की इसकी बैठक हुई थी, इसमें यहाँ पे ईरान को इसका एक और सदस्य चुना गया था, ठीक है। तो आपका प्री में भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि एससीओ का जो नवा सदस्य है वो कौन सा देश है, या फिर एससीओ में जो अभी हाल ही में देश जिसको शामिल किया गया उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ईरान जो है हमारा, इसको 2021 में शामिल किया गया है, और ईरान हमारा 9th मेंबर कंट्री है, किसका? एससीओ का। तो ये क्या है, हमारा अंतर सरकारी स्थायी संगठन हो गया, ओके। तो नवा पूर्ण सदस्य के रूप में हमारा ईरान को यहाँ पे चुना गया है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स की आतंकवाद विरोधी कार्य योजना। अब आतंकवाद जो विरोधी इसकी कार्य योजना है ब्रिक्स की, अभी हम जानते हैं 2021 में हमारी ब्रिक्स की बैठक हुई थी। तो ब्रिक्स का कहिए 13वां जो 13 समिट हुआ था, 13वां शिखर सम्मेलन यहाँ हमारा दिल्ली में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ब्रिक्स में हम सभी जानते हैं ब्राज़ील हमारा, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हमारा एक लास्ट में जुड़ जाता है इसमें। जो इस बार की इसमें थीम थी, आप इसमें बता सकते हैं कि जो इसकी आतंकवादी विरोधी जो इसकी कार्य योजना है वो ये है कि सीमा प्रबंधन किस प्रकार से हो, सीमाओं का, ओके, देश में सूचना खुफिया साझीकरण किस प्रकार से हो, आतंकवादी खतरों से का निपटारा किस तरीके से किया जाए, ये सभी हमारा किस में किया गया, ब्रिक्स की आतंकवादी विरोधी कार्य योजना पर रखा गया। थीम क्या थी, थीम बता सकते हैं आप, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, तो जितनी चीजें आप वहां पे डाल पाएंगे अच्छी अच्छी, उसमें आपको स्कोरिंग में आपको हेल्प करती है वो चीजें। तो यहाँ पे जो इसकी थीम थी इस बार की, वो थीम थी इसकी ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आत्म सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफस्पा के बारे में पूछा गया है। क्या है अफस्पा, बताइए। अफस्पा हम सभी जानते हैं ये क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है हमारा, और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है ये, ठीक है, सशक्त बलों को के लिए। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है हमारे, वहां पे ये लागू है। और बीच में आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि अफस्पा के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में था, प्री में आई थिंक इससे एक क्वेश्चन भी आया था हमारा यूकेपीएससी में। नेक्स्ट देखिए, पॉकेट वीटो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो पॉकेट वीटो क्या है, ये देखिए ये एक हमारे राष्ट्रपति की पावर है अपनी तरीके की। तो राष्ट्रपति की एक शक्ति है पॉकेट वीटो, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है। उसमें पॉकेट वीटो ऐसा होता है कि अगर कोई विधेयक है, अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए उसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है, या निर्णय नहीं देते हैं उसमें, तो उस वहां पे हम उसे पॉकेट वीटो समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया है, तो उस पे हम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे ना तो सहमति दी गई है, ठीक है, ना उसमें सहमति दी गई, ना उसे अस्वीकृत किया गया, और ना ही उसे लौटाया गया। तो इस तरीके के जो सख्त पावर होती है किसकी होती है, पॉकेट वीटो की होती है। कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो अगर उसे सहमति नहीं देते हैं, अस्वीकृत भी नहीं करते हैं, लौटाते भी नहीं है, अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो, कि अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लिया। और इसके लिए संविधान में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि निर्णय देने की कोई समयावधि इसमें निहित है। राष्ट्रपति कितने भी टाइम के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, ये उनकी पॉकेट वीटो की एक पावर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है, समझाइए। तो आपको जनरली ये बताना है कि आर्टिकल 21 में क्या है। एक तो देखिए आर्टिकल 21 हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में भी इसे पिलर, एज ए पिलर कहा जाता है।
क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ये अधिकार आपको प्रदान करता है। निष्ठा का अधिकार इसके अंदर आता है, गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार इसके अंदर आता है, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी, हर चीज का अधिकार क्या आता है, इंडिविजुअली जो अपने खुद के राइट हो जाता है, बहुत सभी कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा निष्ठा का अधिकार से संबंधित आया है कि निष्ठा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो निष्ठा का अधिकार में मैंने अपना एक पूरा लेक्चर बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है निष्ठा का अधिकार वाला टॉपिक, कई बार यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निष्ठा का अधिकार भी हमारा आर्टिकल 21 में ही आया था। ओके, और खुद के सुरक्षा के लिए, खुद की गोपनीयता के लिए जितनी चीजें होती हैं हमारी, सब निष्ठा के अधिकार में आती हैं, खुद के राइट्स के लिए। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 312। तो 312 आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल 320 के बारे में आपको यहाँ बताना है कि इसमें क्या है, हमारे सिविल सेवकों के लिए प्रावधान किया गया है कि जो भारत में सिविल सेवक हैं वो उनके लोक सेवकों के लिए सारे सभी जो प्रावधान हैं वो हमारे इस आर्टिकल के तहत किए गए हैं। इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत का जो महान्यायवादी है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो भारत का महान्यायवादी आप जनरली बताएंगे कि भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब भारत का जो महान्यायवादी है वो क्या होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हमारा कौन होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी कहिए या सर्वोच्च विधि अधिकारी कहिए, ये होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेशी रखते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ पे, और संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। ओके, इनको मत देने का अधिकार नहीं है, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राक्कलन समिति के विषय में आपको बताना है। प्राक्कलन समिति क्या है आप ये बताएंगे। प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति हो गई, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी, 1 साल के लिए गठित होती है। ओके, टोटल नंबर्स आप बता सकते हैं इसमें कि 30 हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 था, 2 मार्क्स का है। आपको इसी तरीके से करना है, जितनी भी उसके आपको समराइज करके बहुत कम शब्दों में लिखना है और कम शब्दों में बहुत अच्छी चीजें वहां पे सामने रखनी है, ताकि आपका 2 मार्क्स का है तो आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल ही जाए उसमें, उससे कम ना मिले। नहीं तो अदरवाइज फिर इसमें भी 2 मार्क्स से लेके आपको 1 मार्क्स की मार्किंग होगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा 50 मार्क्स का है। सेकंड पार्ट में आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं और सेकंड पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 के 10 आपके क्या है, कंपलसरी हैं। ओके, These 10 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये भी आपको करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। अब कहीं पे कुछ अनिवार्यता लिखी है गई है, कुछ नोट दिया गया है, तो आप भी कोशिश करिए कि उसे फॉलो अप कर पाए, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अब देखिए सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुडिशियल रिव्यू से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू। मेंस के कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में भी और अदर स्टेट की जो पीसीएस वगैरह के भी, यूपी पीसीएस और यूके पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें भी काफी ये क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन से पूछा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, एक्चुअल में ये एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, जो भारत में यहाँ न्यायपालिका को जो पावर दी गई है वो पावर इसके अंदर आती है कि अगर कोई संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा कोई ऐसा विधेयक बनाया जाता है या ऐसा कोई लॉ लाया जाता है कि जिसपे अगर उसे लगता है कि जिसमें हमारा संविधान का कोई उल्लंघन किया गया है, जो संविधान के अंतर्गत जो पावर दी गई है, जो चीजें दी गई हैं, उसका अगर उनके द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है किसी विधेयक को बनाने में, किसी लॉ को लाने में, तो उसकी भी एक समीक्षा की जाती है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक ला दिया है तो वो विधेयक सही है या नहीं है, उसकी एक समीक्षा जो की जाती है, उसका एक जो रिव्यू किया जाता है, वो हमारा किस में आता है, न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। तो इसी को यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आर्टिकल 13 हो गया, 31, 31 हो गया, 132, ये सभी क्या है, इससे हमारे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए अध्यादेश क्या होता है, ये आपको बताना है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र से पारित किया जाता है और राज्य में हमारे राज्यपाल करते हैं। तो आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति की। सेम अपोजिट आर्टिकल 213 में हमारी राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश लाया जाता है उनके द्वारा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये आपको समझाना है। तो जो 103वां संविधान संशोधन था, ये आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग थे, यानी कि ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया जाता है उससे संबंधित था। 10% जो रिजर्वेशन, यहाँ पे आप इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में लिखना है, यानी कि राइट अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये है क्या, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1986 में आता है आपका, 1986 में आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए। और देखिए जो सीपीए है ये क्यों लाया जाता है, उपभोक्ताएं हैं जो, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, उनके हितों को संरक्षण के लिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। इसके जो उपभोक्ता के निपटारे होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता समस्याओं के जो भी निपटारे होते हैं, कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके निपटारे के लिए हमारे दो तरीके के यहाँ पे निवारण आयोग बनाए गए हैं, एक तो राज्य के लिए और दूसरा राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो राज्य स्तर पे हमारे क्या बनाए गए हैं, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गठित किया गया है राज्य स्तर पर। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन एक किया जाता है। 1986 में ये अधिनियम हमारा आता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, हम सभी जानते हैं, आर्टिकल में है, इसको हमें यहाँ पे समझा देना है। तो हमारा द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी हमारे निर्णय होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं एससी के, उन सभी को सुरक्षित रखने का एक आर्टिकल है हमारा। और इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, ओके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो भी वहाँ की गाइडलाइंस है, उनको सभी को सुरक्षित रखा जाता है कि कोर्ट का एक अपना एक खुद का रिकॉर्ड्स है। ओके, अब अगला देखिए, आर्टिकल 118(4) है, हमें एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। अब आर्टिकल 118(4) क्या है कि यहाँ पे जो हम जानते हैं कि जो संसद की एक बैठक होती है, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक किसी विधेयक को लेके जो होती है, वो हमारी संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो 118(4) में दिया गया है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की विशेषाधिकार की शक्ति का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पे जनरली ये बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की विशेषाधिकार की शक्तियां क्या हैं। तो ये आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कितनी सारी एक अपनी एक शक्तियां हैं, उन सभी को आपको 1 बाय 1 करके 1 2 3 4 करके मेंशन करके आप आराम से उसे लिख लीजिए, या फिर आप विद द हेल्प ऑफ मैप भी यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के भी आप आराम से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल सीमा विवाद क्यों चर्चा में है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत ने नेपाल का सीमा विवाद आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशली इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एक तो ये आईआर से हो जाता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी के जो सीमा के से संबंधित मुद्दे हैं उससे भी हो जाता है। और भारत और नेपाल, हम जानते हैं कि भारत क्या है, नेपाल हमारा पड़ोसी एक देश है। और इसके साथ हमारा क्या है, काला पानी जो एक विवाद है, ठीक है, काला पानी विवाद जो है बहुत ज्यादा हमारा चर्चा में है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आपको इसी इंडिया नेपाल का बॉर्डर का जो काला पानी एक डिस्प्यूट है उसके विषय में आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोशिश करनी है कि आप अगर मैप बना रहे हैं इंडिया का, तो वहां पे जहां पे भी वो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसको आप वहां पे शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच के संबंध में लिखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिए क्या है, हमारा एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है, WEF। तो WEF हमारी क्या है, गैर लाभकारी संस्था है। और जो WEF है, विश्व आर्थिक मंच, ये हमारा कब आता है, 1971 में इसकी स्थापना होती है। स्विट्जरलैंड दावोस में क्या है, इसका मुख्यालय है। और अभी इसकी जनवरी 2022 में इसकी एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में कोविड-19 को लेकर भी चर्चा हुई थी। उस बैठक में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पे भी चर्चा हुई थी। हो सकता है आपसे इसके विषय में पूछ लिया जाए कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पे जो चर्चा हुई थी वो हमारी किसमें हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई थी 2022 में, उसमें हुई थी। और साथ ही साथ हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, ये क्या करता है, कई तरीके की सूचना, कई तरीके की रिपोर्ट्स भी जारी करता है। जैसे ऊर्जा संक्रमण हमारा सूचकांक ये जारी करता है ये, ओके। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है हमारी, कौन जारी करता है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। हमारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट होती है वो भी WEF जारी करता है। हमारी जो जेंडर गैप रिपोर्ट होती है वो भी WEF जारी करता है। तो इतनी चीजें आप लिख सकते हैं 50 वर्ड्स के क्वेश्चन में कि अगर आपसे पूछा गया है तो अगर आप इतना लिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सहकारिता क्या है। कोऑपरेटिव जो है उनके विषय में आपको लिखना है सहकारिता, और इसके महत्व क्या करनी है, चर्चा करनी है। सहकारिता ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का कई बार इसमें फोकस रहता है, तो इसके विषय में भी आप अच्छे से अपनी एक प्रिपरेशन करके ले जाइए। अगला देखिए ये हमारे पार्ट 2 था, और पार्ट 2 में हमारे 10 क्वेश्चन थे, कंपलसरी थे। अब हमारे 2 पार्ट बचते हैं, एक तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो पार्ट 3 हमारा जो है उसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको चॉइस मिलती है, कोई आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 7 में से कोई 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के हैं। 125 वर्ड्स की आपकी वर्ड लिमिट है। इसमें पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विषय में है। मैं अभी आपको इस योजना के विषय में नहीं बताऊंगी, कोविड की है ये योजना, क्योंकि मैंने इसमें एक अपना पूरा लेक्चर बना रखा है सभी स्कीम्स के रिगार्डिंग, तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15वां वित्त आयोग की संस्तुति बतानी है यहाँ पे। तो 15वां वित्त आयोग की संस्तुति, अब देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो 15th फाइनेंस आया था, ओके, 15th फाइनेंस स्कीम, इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी कि वित्त आयोग ने क्या क्या अपनी संस्तुति दी है, राज्यों के लिए कितनी दी है, राज्यों को कितना प्रतिशत आवंटित हो, ये सभी चीजें आपको अच्छे से अपनी 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज इसे याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है, यह संविधान के संरक्षण के रूप में किस प्रकार भूमिका निभाता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। अब आप जनरली आपने SC के विषय में पढ़ा होगा, और संविधान के संरक्षक के रूप में ये भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, क्या चीज मिलेगी कि आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, आपको पता भी होगा, आपको समझे भी होंगे वो क्वेश्चंस को, बट आपको यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। आप चाहे तो वहां पे आर्टिकल्स डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉलिटी जो है आपका, अगर वहां पे जितने ज्यादा पार्टिकल लिखेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा आपका वहां पे वो आंसर रिप्रेजेंट होता है। तो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में 44वां जो संविधान संशोधन है उसके महत्व को स्पष्ट करना है। तो आर्टिकल 40 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है और जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है, दोनों का ही बहुत ज्यादा महत्व है भारतीय संविधान में। अब क्यों महत्व है उसको आपको यहाँ पे उसकी चर्चा करनी है। कोशिश ये करिएगा कि जितने क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उतने क्वेश्चन को आप भी कोशिश करिए कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, खुद से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार समान अधिकार प्राप्त करता है। तो संविधान में प्रत्येक वर्ग के लिए समान अधिकार हैं, और कई तरीके की संविधान में हमारे अनुच्छेद हैं जो इक्वल राइट्स के लिए की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उन सभी समान अधिकारों का उल्लेख करना है। चाहे तो आप जो विदेशियों को अधिकार दिए जाते हैं भारत में जो नहीं रहते हैं, अन्य देशों के हैं, कुछ राइट्स उनको भी दिए गए हैं, जो कुछ सारे ही नहीं हैं बट कुछ राइट्स हैं, तो आप चाहे तो उनका भी वर्णन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक की परिभाषा दीजिए और चर्चा कीजिए कि यह संसद में किस प्रकार पारित किया जाता है। अब हम सभी जानते हैं जो धन विधेयक है हमारा आर्टिकल किस में है, 110 में है। धन विधेयक के बारे में आपको सारी ही चीजें लिख देनी है, परिभाषा लिखनी है, और किस प्रकार संसद में पारित किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। हम जनरली जानते हैं कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, राज्यसभा क्या करती है उसे रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको सारी ही चीजें उसकी प्रोसीजर आपको मनी बिल की बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप इन तरीके के क्वेश्चन में अगर जहां पे आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो आप इजीली उनको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप डालिए, यहाँ पे लिखिए मौलिक अधिकार और यहाँ पे लिखिए नीति निर्देशक तत्व। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 करके आप इजीली अपना समझा सकते हैं। सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यही होता है कि अगर आपसे कहीं पर अंतर पूछा जाता है तो उन्हें आप लाइन खींचिए और ऐसे करके एक्सप्लेन कर दीजिए। जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अपने लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको फंडामेंटल राइट्स और DKT जो है आपको उनके विषय में आपको बताना है। तो ये तो रहा हमारा पार्ट
3 और पार्ट 3 में आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 4 आता है, भाग जो 4 है। और पार्ट 4 में भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, इसमें भी आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं। और 7 में से आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 7 में से आपको क्या करने होते हैं, 7 क्वेश्चन को ही आपको यहाँ पे करने होते हैं। सॉरी, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो सारे क्वेश्चन है आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं। और 250 वर्ड्स इसकी इसमें क्या होती है, वर्ड लिमिट होती है। सो स्टूडेंट देखिए, अब देख लेते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, इसके कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो आपको इलेक्शन कमीशन बताना है, इलेक्शन कमीशन का क्या कार्य है, इसके जो फंक्शंस हैं उन सभी के विषय में चर्चा करनी है। और मैंने एक अपना पूरा एक निर्वाचन आयोग पे एक लेक्चर बनाया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। निर्वाचन आयोग क्या है, आर्टिकल 324 में उसका प्रावधान है, किस प्रकार कार्य करता है। तो इस तरीके की अगर कोई आपसे कोई बॉडी पूछ ली जाती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वहां पे आपको क्या करना है, उसके बारे में डेफिनेशन के साथ स्टार्टिंग करनी है, उसकी आपको संरचना बतानी है, उसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं, उसके कार्य क्या है, उसका गठन क्यों किया गया है, ये सारी ही चीजें आपको लिखनी है उन क्वेश्चंस में, अगर आपके वो 16 मार्क्स में और 8 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यायिक सक्रियता क्या क्या अर्थ है, भारत की राजनीति के प्रचलन के संबंध में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ओके इसका रोल बताना है आपको कि न्यायिक सक्रियता क्या है, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता का वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि उसके लिए अनुच्छेद हैं और हमारे किस तरीके से जुडिशियल एक एक्टिविज्म उसके द्वारा निभाया जाता है और राजनीति के प्रचलन में इसकी क्या भूमिका है, ये सभी आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में किस प्रकार संशोधित होता है, संविधान किस प्रकार संशोधित होता है और क्या आप जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न की जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 368 पर हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान संशोधन से संबंधित है और किस प्रकार संविधान संशोधन होता है, सामान्य विधेयक से होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है। ओके, विशेष बहुमत और 50% राज्यों द्वारा होता है। तो उसमें राज्यों जो सहमति होती है, तो उन सभी जो एक प्रक्रिया है, तीनों प्रोसीजर का आपको क्या करना है, उल्लेख यहाँ पे करते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे, परमाणु अप्रसार संधि क्या है और परमाणु अप्रसार संधि के महत्व पर चर्चा कीजिए। एनपीटी का आपको बताना है। एनपीटी हम जानते हैं 1968 से आना शुरू हो जाती है, 1970 से उसमें ओके हस्ताक्षर वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो एनपीटी क्या होती है कि परमाणु अप्रसार एक संधि है और कई देशों के द्वारा इसमें साइन कर दिए गए हैं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी में कुछ जो 5 राज्य हमारे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये जो राज्य हैं, इन 5 राज्यों को एक शक्ति मिली है कि 1968 के बाद अब क्या होगा कि कोई इसमें परमाणु परीक्षण देश नहीं करेगा। तो फिलहाल भारत ने इसमें साइन नहीं करे हैं, भारत ने अपने को इससे अलग कर रखा है और इस पे भी मैंने अपना एक लेक्चर बनाया है, क्योंकि मुझे जितने टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट लगे हैं स्टार्टिंग से ही मैंने उन पे लेक्चर बनाए हैं, ताकि आप लोग उसमें अपनी आपकी जो प्रिपरेशन अगर किसी टॉपिक पे छूट भी गई है तो उससे वो आपकी ओके हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकार के संरक्षण में काफी योगदान दिया है और मानवाधिकार संरचनात्मक उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। Human Rights Commission has contributed immensely in the protection of the human rights in India. Describe the structure of Human Rights Commission and its main functions. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही जितने क्वेश्चन रखे गए हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मानवाधिकार आयोग हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स के लिए, और कई बार इससे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के प्री में भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानवाधिकार आयोग अपना अच्छे से अपना प्रिपेयर करके ले जाइए। ह्यूमन राइट्स के लिए है, हर तरीके के ह्यूमन राइट को ये सपोर्ट करता है, चाहे वो जेल में रह रहे कैदी का हो या फिर कोई अन्य किसी नागरिक का हो। तो अगर किसी के भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग वहां पे सक्रिय हो जाता है। टाइम टू टाइम इसकी गाइडलाइन आती है, इसके द्वारा हर जगह का निरीक्षण किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मानवाधिकार आयोग के विषय में लिखनी है, यहाँ इसकी संरचना आपको बतानी है। ओके, इसके क्या क्या कार्य हैं आपको बताने हैं, किस तरीके से ये कार्य करता है, किस तरीके से इसका गठन होता है, सारी ही चीजें आपको इसमें बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के कैग के लिए है कि कैग मतलब जो भारत का महालेखा और नियंत्रक परीक्षक है, उसके विषय में आपको बताना है और किस प्रकार कैग लोक लेखा समिति के गाइड और मित्र के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको बता देना है।
कैग आपका जनरली ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 में आता है। कैग क्या करता है, लोक लेखा समिति के गाइड और मित्र के रूप में ये क्या करता है, हमारा कार्य करता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये होता है कि जो भारत के आने वाले आय और व्यय का विवरण होता है उसकी क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस प्रकार प्रस्तावित किया गया और इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको भारत का जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम है, देखिए किस प्रकार आया था, क्या उसकी भूमिका रही थी, उसका वर्णन करना है। साथ ही साथ में उसके सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। आप चाहें तो आप विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट भी आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1947 में जब माउंट बेटन द्वारा ये लाया जाता है, ओके, 3 जून 1947 को डेट होती है, तो उस टाइम पर ये आता है और भारत का विभाजन हो जाता है। उस समय भारत और पाकिस्तान का अलग, दोनों एक अलग डोमेन स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं यहाँ से हमारा, और उसके बाद से ही संविधान सभा वगैरह का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो इसके सभी बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा करनी है। तो आज देखिए स्टूडेंट, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार हमारा जो एक टेस्ट सीरीज का एक हमने मॉडल पेपर देखा, सॉल्व किया, और एक्चुअली टाइम भी स्टूडेंट कम हो पाता है तो सभी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती है, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपसे शेयर करूं आप सभी लोगों के साथ जो मॉडल पेपर है, और आप कोशिश करिए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने की। जितना आप टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आपकी एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो बन जाता है आपके अंदर, कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्डअप होते जाता है। तो आपको एटलीस्ट आप जब मेंस देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा इजी लगेगा। इजी लगेगा क्योंकि इजी तभी लगेगा जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। कोई आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि पेपर अभी होगा या नहीं होगा। देखिए, अब आप अपने पर खुद पर भरोसा रखिए, पेपर अभी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो आपका होना ही होना है जनरली। और पेपर आपका देखिए हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक तैयारी की कंटिन्यूटी जो है उसको बनाए रखनी है। ठीक है, आपको अपना कंटिन्यूटी आपको नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, आपको अपनी कंटिन्यूटी में बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिए। बाकी किसी की बातों पे इधर उधर मत आइए। जितने भी कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्टेड हैं वो सभी बिना कुछ एनी ऑफ अदर वरीज, ओके, ठीक है। पढ़ाई से संबंधित टेंशन्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, कई तरीके का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम सभी जानते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर आप ले सकते हो, बट अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कि किसी ने कह दिया कि हमारा मेंस पोस्टपोन हो जाएगा, किसी ने कह दिया हमारा रिजल्ट दोबारा आ जाएगा, जितने निकले हैं सब आउट हो जाएंगी, गर्ल्स आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो आउटर एक इश्यूज होते हैं, ठीक है, कि बाहर से जो आने वाली एक प्रेशर है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए। पढ़ते रहिए, पढ़ने में किसी कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, फ्लो बनाए रखिए। एटलीस्ट अगर आप मान के अपने को इतना प्रिपेयर करके चलिए कि हमारा अक्टूबर में मेंस होने वाला है, जब आपका अगस्त में मेंस होने वाला था तभी भी मैंने आपको यही एडवाइस दी थी कि आप मान के चलिए आपका अगस्त में मेंस है। नहीं हुआ अगस्त में मेंस, कोई बात नहीं, बट अगर आप तैयारी करते हैं, आप अपना फ्लो बनाए रखते हैं, आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, उसमें से ब्रेक नहीं करते हैं, तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। वो बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा। जितनी आप पढ़ाई फोकस होकर कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको एक दिन आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। किसी भी चीज को अन्यथा मत लिया कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए अपनी तैयारी के साथ और खुद पे एक विश्वास रखिए और डेफिनेटली आप जरूर सक्सेस होंगे। और इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।